हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। सी इन द लास्ट ईयर हम लोग ने, आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। इसके आगे के जो 2-3 सम्स और है करने हैं हमको, वो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? जैसे कि हम लोग ने देखा मिस्टर राज के पास 3 घर है, इसका जीएवी कैलकुलेशन आप लोग ने खुद में किया था। हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3। आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले आपको केस को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा केस है, ये आइडेंटिफाई करो। 6 केसेस है हमारे पास टोटल। वो जो 6 केसेस है, ये वाले जो 6 केसेस है, फर्स्ट इज एसओपी, सेकंड इज एलओपी, थर्ड इज डिम्ड एलओपी, फोर्थ केस इज पार्टली एसओपी एंड पार्टली एलओपी। उसके बाद फिफ्थ इज पार्ट ऑफ द ईयर एसओपी एंड पार्ट ऑफ द ईयर एलओपी, एंड लास्ट इज पार्ट ऑफ द ईयर एलओपी एंड पार्ट ऑफ द ईयर वैकेंट। मतलब अगर आपके पास एक घर है तो नॉर्मल वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि आप रह रहे हो घर में। दूसरा घर, अगर आपके पास बोल रहे हो कि आपके पास 2 घर है, एक घर में आप खुद रहते हो, दूसरे घर आपने भाड़े पे दिया हुआ है, दैट इज एलओपी, आपने भाड़े पे दिया हुआ है। सेकेंड इज ट्रिम्ड एलओपी, मतलब फॉर एग्जाम्पल से आपके पास 3 घर है, एक घर में आप खुद रहते हो, दूसरे घर में आपने लोग लाइक भाड़े पे दिया हुआ है, दैट इज लेट आउट प्रॉपर्टी, एंड थर्ड घर के लिए आप टेनेंट ढूंढ रहे हो, तो आपने ढूंढा नहीं है। तो वो केस में गवर्नमेंट बोल रही है हम उसको, आप क्या करो, आप उसको इनकम के तौर पे आप उसको डिम्ड एलओपी बता दो। जब आप रिटर्न फाइल करोगे टैक्स में, इनकम टैक्स, तो आप उसको क्या बताओ, डिम्ड एलओपी। डिम्ड एलओपी मतलब, डिम्ड मतलब अज्यूम कर रही है गवर्नमेंट कि वो आपने उसको भाड़े पे दिया होगा, जबकि आपने उसको भाड़े पे नहीं दिया होगा, ठीक है। सो वो वाला केस है वो। उसके बाद फोर्थ क्या था, पार्टली एसओपी। मैंने आपको बताया था क्या, घर को 50-50 कर रहे हैं या 40-30 कर रहे हैं, लाइक जो भी रेशो है, 70-30 कर रहे हैं, 40-60 कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट ऑफ द ईयर, 6 महीना आप रहते हो, 6 महीना आपने भाड़े पे दिया, समथिंग लाइक दैट। फिर लास्ट केस जो है वो, अभी तक हम लोग ने जो देखे 5 केस, उसके लिए नॉर्मल कैलकुलेशन है जीएबी का, लेकिन ये जो लास्ट केस है उसके लिए स्पेशल कैलकुलेशन है, वो हम लोग ने कल देखा था, वो हम लोग फिर से देखेंगे एक बार, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो भी। हो सकता है कि आपने एक ही घर है, आपने उसको फॉर एग्जाम्पल से 9 या 8 महीने के लिए आपने उसको भाड़े पे चढ़ाया है, बाकी का 3-4 महीना वो क्या हुआ, वैकेंट पड़ा है, खाली पड़ा है, तो आपके पास टेनेंट आ रहा है। तो ये सिचुएशन में आप क्या करोगे, क्योंकि नॉर्मल जो फेयर रेंट होगा, म्यूनसिपल वैल्यू होगा, वो सब तो 12 मंथ्स का होगा, लेकिन जो आपका एक्चुअल रेंट है वो जो होगा 9 या 8 मंथ्स का ही होगा। सो कंपेरेबल नहीं है। सो जब ये कंपेरेबल नहीं है तो उसको आपको 12 मंथ्स के लिए करना पड़ेगा, दैट इज ये कैलकुलेशन जो हम लोग ने कल देखा था। ये केस 6 के लिए स्पेशल कैलकुलेशन है, फेयर रेंट ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, यू हैव टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट व्हिच इज लोअर। आपको एक अमाउंट मिलेगा, उसको आप उसको बॉक्स करो। सेकंड आपको क्या देखना है, आपको एक्चुअली रेंट कितना मिला है, आपने वो जो भी टेनेंट है उससे आपने कितने मंथ्स का एक्चुअल रेंट लिया है, वो आपका सेकंड बॉक्स में जाएगा। थर्ड इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, दैट इज आपको कितना मिल सकता था, कितना मिला, वो बी पार्ट है, एक्चुअल कितना मिला आपको। लेकिन सी पार्ट क्या बोल रहा है, आपको 12 महीने का मिल सकता था, आपको एक्चुअल सिर्फ 9 मंथ्स का मिला या 8 मंथ्स का मिला है। सो अभी ए और सी में आपको कंपेयर करना है, बिकॉज दोनों 12 मंथ्स के हो गए, बी 12 मंथ्स का नहीं था, इसके लिए सी को लाया। तो अभी आपको क्या करना है, ए को सी के साथ कंपेयर करना है। अगर ए और सी के साथ कंपेयर कर रहे हो, ए वाला अमाउंट ज्यादा है, तो जीए विल बी ए। लेकिन अगर आपको पता चला मतलब सी वाला अमाउंट ज्यादा है, सो हमारा जीएवी जो रहेगा वो बी रहेगा, ठीक है। ये कल हमने एग्जांपल भी देखा था कि मेरा फेयर रेंट जो है 50,000 है, म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 है, कंपेयर करो विच एवर इज हायर, दैट इज 60,000 वो आपका हायर है। आपको ये 60,000 को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर, दैट इज 60 और 40, विच एवर इज लोअर 40। उसके बाद आपका एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है वो आप देखो, एक्चुअल रेंट आपको सिर्फ 9
का ही मिल रहा है, पर मंथ का जो है वो 6000 है, आपको एक्चुअली 9 मंथ्स का ही मिल रहा है, तो 6000 फॉर इंटू 9 मंथ्स आपको करना है, दैट इज 54000। ठीक है, एंड लास्ट केस इज थर्ड, दैट इज आपको 12 मंथ्स का मिल सकता था, 6000 इंटू 9 किया, आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है, लेकिन 6000 इंटू 12 कब करोगे, जब अपने 12 महीने का आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट वो बोल रही है, तो आप कंपेयर करो, दैट इज 72,000। अभी आपको कंपेयर करना है ए और सी, व्हिचएवर इज हायर। ए का अगर आप टोटल अमाउंट देखोगे तो कितना आ रहा है, 40,000 दिख रहा है। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन मेरा? Yes. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए का अमाउंट जो आपने कंपेयर किया है दैट इज 40,000 आया है आपको। अभी आपको 40,000 को सी से कंपेयर करना है, दैट इज 72,000। तो 40 ज्यादा है या 72 ज्यादा है? 72 ज्यादा है। 72. यहाँ पे एग्जाम्पल की जो हम लोग ने देख रहे हैं उसमें जो हमारा जीएवी आएगा वो क्या आएगा, 54,000, बिकॉज सी ज्यादा है तो बी वाला अमाउंट लेना है आपको। क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे ये भी देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग ने सॉल्व किया था पूरा। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल पर मंथ आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद केस आइडेंटिफाई करो, जैसे कि हाउस 1 जो है वो केस 2 है। कैसे पता चला? क्योंकि पीरियड ऑफ वैकेंसी कुछ भी नहीं है, इट गोज विदाउट सेइंग कि 12 महीने के लिए पूरा लेट आउट है। जब 12 महीने पूरा लेट आउट है तो ये सेकंड केस हुआ। हाउस 2 एंड हाउस 3 जो है वो 6 केस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ वैकेंसी जो है वो एक में 1 मंथ है और एक में 6 मंथ है। यहाँ पे पीरियड ऑफ वैकेंसी आया मतलब एलओपी और पीरियड ऑफ वैकेंसी साथ में आया, मतलब वो 6 मतलब आप भाड़े पे भी दे रहे हो और फिर भी घर खाली रहता है थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीनों के लिए। तो ऐसा दोनों का कॉम्बो सेट है अगर, तो यहाँ पे आपका केस 6 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व किया था, whichever is higher, whichever is lower। ये सोल्यूशन हम लोग ने देखा। ये केस में किधर भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन नहीं है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट किया, फिर म्यूनसिपल टैक्स माइनस किया, वैल्यू मिला। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा। जैसे आपको नेट एनुअल वैल्यू मिला उसका 30% डिडक्शन दे दो, फ्लैट डिडक्शन आपको देना है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन में मैंने यहाँ पे डैश क्यों रखा है, किधर भी ऐसा नहीं बोला है कि ये तीनों घर आपका लोन पे है एंड ऑल, क्योंकि अगर लोन पे होता तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता, वो बोला होता सम में मुझे। ठीक है, Ma'am. ओके, सो विल गो फॉर नेक्स्ट सम। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझना है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सिमरन ओन्स 3 हाउस प्रॉपर्टी, सिमरन के पास 3 घर है। आपको फॉलोइंग डिटेल्स नीचे दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर एंड बताया है एंड म्युनिसिपल टैक्स बताया है। क्लियर हुआ? तो ये भी बताया कि हाउस 1 जो है वो एसओपी है, एसओपी मींस सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाउस 2 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस 3 इज लेट आउट। ठीक है, तो ये सिचुएशन में क्या होगा, 3 घर है इसके पास। उसके बाद आपको नीचे पूरा डिटेल बताया है कि हाउस 1 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया था। वो एलआईसी का जो भी मतलब यहाँ पे लोन जो लिया है वो एलआईसी का मोर्गेज रख के लिया हुआ है। एलआईसी का 10% के हिसाब से हम लोग ने लोन लिया हुआ है, सो उसका मुझे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हाउसिंग लोन पे। फिर बोला है कि एंड हाउस 3 वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द मॉर्गेज ऑफ हाउस 2। अभी हाउस 3
हाउस 3 का जब मुझे घर लोन पे लेना था तो मैंने मोर्गेज में हाउस 2 को रख दिया। 1 लाख रुपए का, उसमें 1 लाख रुपए में 12% इंटरेस्ट हमको पे करना है। क्लियर हुआ ये? लेकिन यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझना था कि एक इंसान एक घर में रह सकता है कि 2 घर में रह सकता है एट अ टाइम? एक घर में। एक ही घर में रह सकता है, बट गवर्नमेंट बोल रही, लाइक जैसे एम्प्लॉय, आपका जो सिमरन, आपकी जो सिमरन है यहाँ पे, वो क्या बोल रही है कि हाउस 1 मेरा एसओपी है, हम लोग हाउस 1 में भी रहते हैं, हाउस 2 भी मेरा एसओपी है, हम लोग उसमें भी रहते हैं। गवर्नमेंट थोड़ी मानेगा ऐसा, गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है ये केस में, क्योंकि एक इंसान एक ही घर में रह सकता है तो दूसरे को आप भाड़े पे चढ़ा के इनकम कमा सकते हो। गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तीनों घर का आप क्या करो, पहले जीएवी कैलकुलेट करो, मुझे बताओ। तीनों घर का जीएवी कैलकुलेट करना है, लेकिन हाउस 1 एंड हाउस 2 में से कोई भी एक घर आपको डिसाइड करना है कि एसओपी लेना पड़ेगा, और एक घर को डिम्ड एलओपी माना जाएगा। यहाँ पे आपने भले भाड़े पे नहीं चढ़ाया, ये थर्ड वाला केस हो जाएगा एक इसमें से। हाउस 1 या हाउस 2 दोनों में से कोई भी एक घर एसओपी रहेगा, केस 1। दोनों में से कोई भी एक जो रहेगा वो डिम्ड एलओपी रहेगा। हम लोग अज्यूम करेंगे कि उसको आपने भाड़े पे चढ़ाया है, तो थर्ड वाला तो केस 2 है ही। अभी लेकिन पता कैसे चलेगा हाउस 1 एसओपी लेने का कि हाउस 2 को एसओपी लेने का? सो यहाँ पे आपको जीएवी कैलकुलेट करने का, तीनों घर का आप जीएवी कैलकुलेट करो। आई मीन जो भी एसओपी है, तीसरा घर का तो करना ही पड़ेगा वो, ठीक है, पर पहले यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि ये दोनों में से हम लोग एसओपी किसको मानेंगे। ये गवर्नमेंट ने बोला है दोनों में से कोई भी, आपकी चॉइस है, आप एक जो है वो एसओपी मानो कोई भी घर को, और एक घर को डिम्ड एलओपी मानो। आप लोग किसको मानोगे एसओपी? कौन से घर को एसओपी मानोगे आप? हाउस 1। कैसे बताया आपने ऐसे हाउस 1? रेंट ज्यादा मिलेगा इसीलिए। भाड़े पे दिया ही नहीं है अभी तक। डिम्ड एलओपी है, गवर्नमेंट अज्यूम करेगी कि आप भाड़े पे हो। अभी तो भाड़े पे चढ़ाया ही नहीं है मैंने, मैं खुद ही रहती हूँ वहां पे, सुबह इधर शाम को उधर ऐसा करके। बट टैक्स पे करने के टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते हो आप। सी मैंने बताया आपको, दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि आपको एसओपी कौन सा रखना है और डिम्ड एलओपी किसको बताना है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी है, चॉइस मतलब आपके ऊपर नहीं, क्या हाउस 1 ये रखना है, हाउस 2 ये रखोगे आप। यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब हम लोग के पास एक ऑप्शन भी है। हम लोग क्या करते हैं, हाउस 1 जो एसओपी है और हाउस 2 जो एसओपी है, दोनों का जीएवी कैलकुलेट करते हैं। दोनों का जीएवी कैलकुलेट करते हैं, जिसका जीएवी ज्यादा आएगा, जिसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्यादा आएगा, उसको आप क्या करोगे, ट्रीट टू बे एसओपी। क्यों ऐसा? क्योंकि वो घर का अगर जीएवी ज्यादा आ रहा है, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर वो घर का ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। टैक्स ज्यादा अगर पे करना है तो हम लोग थोड़ी पे करेंगे, हम लोग उसको एसओपी ही बताएंगे ना। समझ में आया? मतलब फॉर एग्जांपल से आपने कैलकुलेट किया, जैसे कि म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर, मतलब फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। सो हाउस 1 में आप चेक करो 30 और 36, व्हिचएवर इज हायर, दैट इज 36। 36 यस। 36 उसके बाद आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ जो the सब में नहीं second दिया है, सब में नहीं दिया है, ठीक है। एक्चुअल रेंट भी सब में नहीं दिया है, मतलब आपको जो भी फाइनल डिसीजन लेना है जीएवी के लिए, वो आप फर्स्ट और सेकंड में से ही ले सकते हो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर। सो हाउस 1 का जीएवी कैलकुलेट अगर आप करोगे, सो फेयर रेंट यहाँ पे ज्यादा है, तो आप कैलकुलेट करो म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, दैट इज 36। व्हिचएवर इज हायर में क्या 36 आएगा, 36। अभी वो 36 को व्हिचएवर इज लोअर से कंपेयर करना है, लेकिन वहां पे तो कुछ है ही नहीं, सो कुछ नहीं आएगा, फिर एक्चुअल रेंट भी कुछ नहीं है। मतलब आपका हाउस 1 का जो जीएवी आएगा वो कितना आएगा, 36,000। क्लियर हुआ? हाउस 2 का जैसे अगर आप चेक करोगे, म्युनिसिपल वैल्यू 22,000 है, फेयर रेंट 24 24,000 है, 24,000 तो यहाँ पे क्या आएगा, 24। सो अभी आप डिसाइड करो कि हाउस 1 का जीएवी अगर आप बताओगे, हाउस 1 को अगर आप डिम्ड एलओपी बताते हो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका जीएवी, 36,000 आ रहा है। हाउस 2 को अगर आप एसओपी बताते हो तो आपका कितना आ रहा है, 24,000 आ रहा है, 24,000 ठीक है। सो अभी ये सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपने 36,000 को अगर आपने डिम्ड एलओपी बताया तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, 36 के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। 36 के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, 36 के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, 36 के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, 36 के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। 36 के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, 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 36 के हिसा
अगर आपने, हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाउस 1 जो एसओपी है उसको हम लोग एसओपी ही बताएंगे, क्योंकि ज्यादा आएगा तो हमको ज्यादा टैक्स थोड़ी पे करना है, हमको तो टैक्स से बचाना है ना, ज्यादा थोड़ी टैक्स पे करना है, टैक्स सेविंग करना है। ये सब में क्या होगा, हाउस 1 को हम लोग ट्रीट करेंगे एसओपी, हाउस 2 को जो जाएगा वो डिम्ड एलओपी, एंड हाउस 3 तो लेट आउट है। हाउस 1 जो है वो केस 1, हाउस 2 है जो वो केस 3 दैट इज डिम्ड एलओपी, एंड हाउस 3 इज केस 2। क्लियर हुआ? चलो आप लोग आपके नोटबुक में फॉर्मेट बनाओ और आपको ये सम सॉल्व करना है। मैंने जीएवी तो आपको कैलकुलेट करके दे ही दिया है, म्युनिसिपल टैक्स आपको कैलकुलेशन दिया है, ये सब में माइनस करोगे तो आपको नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगा। नेट एनुअल वैल्यू का आपको 30% एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन देना ही है। फिर ये जो नीचे पैराग्राफ में लिखा है वो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट है, जो आपको बता दिया है कि हाउस 1 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हाउस 1 वॉज कंस्ट्रक्टेड, मेरे को हाउस 1 जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने लोन लिया था 2 लाख रुपए का, उसके ऊपर मैं 10% इंटरेस्ट पे कर रही हूँ। ठीक है, तो हाउस 1 तो अपना एसओपी, इंटरेस्ट तो आपको सब केस में माइनस करने मिल रहा है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आप सब केस में माइनस कर सकते हो, एसओपी में भी, लेट आउट में भी, जो भी केस होगा, क्योंकि घर तो आप लोन पे ले ही सकते हो ना। समझ में आया? हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हाउस 1 ने लोन लिया है 2 लाख रुपए का, 10% इंटरेस्ट जा रहा है, तो 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000. 20,000। 2 लाख का 10% दैट इज 20,000, 10 कम हो जाएगा। 20,000. यस, तो आप क्या करोगे, हाउस 1 का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे जीएवी नील आएगा, क्योंकि ये एसओपी है, एसओपी में रेंट आएगा ही नहीं, नहीं आएगा तो जीएवी हम लोग ने उसको एसओपी ट्रीट किया है, मतलब आपको वो सब नील आएगा, सिर्फ आप इंटरेस्ट माइनस करोगे 2 लाख रुपए का। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं, यहाँ पे जीएवी कैलकुलेशन किया हुआ है, हाउस 1 का है, फिर हाउस 2 का है। हाउस 1 का हम लोग ने देख लिया कि हाउस 1 का 36 आ रहा है, बिकॉज स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट नहीं दिया हुआ है, तो 36,000 आया। हाउस 2 का 24,000 आया, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। ठीक है, आपका सोल्यूशन है, आप देख सकते हो इसको, आप लोग क्या करो, आप लोग खुद से करो, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, एसओपी में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं लाएगा, म्युनिसिपल टैक्स में भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एसओपी है ये। ठीक है, क्लियर हुआ कि आपको? ये सम सॉल्व करो आप जरा नोटबुक में, आपकी आइडिया आएगा कैसे करते हैं, फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 2 का। हेलो एवरीवन। House 2 15,260 and house 3 7,250. ओके, सो हाउस 1 का आपको नेगेटिव आया होगा, ठीक है। हाउस 2 का, सॉरी, हाउस 1 आपको यहाँ पे नेगेटिव बताना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स भी कुछ नहीं है, सो आपको नेट एनुअल वैल्यू भी कुछ भी नहीं मिलेगा। सो जब नेट एनुअल वैल्यू है ही नहीं, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नहीं मिल सकता, बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन जो किसके ऊपर डिपेंड है, नेट एनुअल वैल्यू पे डिपेंड है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो रहेगा तो आपको 30% हम देंगे, अगर वो नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ के इसमें क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, तो वो 20,000 है, आपको माइनस करना है, जब माइनस करना है तो आंसर माइनस में ही आएगा, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो अमाउंट होगा वो 20,000 नेगेटिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले का आपको 15,260 आया सबको। Yes.
और 7250 थर्ड वाले का, बरोबर है? Yes. बाकी लोग सबने सॉल्व किया कि नहीं? सबका नाम लेना पड़ेगा मुझे। अंकुर सॉल्व किया आपने? यस मैम। ओके, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, तो कैसे माइक पता म्यूट है। चलेगा? आपको समझ में आया ये? यस मैम। ओके, एंड यहाँ पे कौन है और? अस्मिता। Yes, ma'am. ओके, कांचन। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। सो अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो कोमल, रूपा, सबको समझ में आया ना? सहर। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। सही, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे ये जो हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपको इसका आंसर आ गया तो इसको नेट कैसे बताना है आपको? आपको जब नेट कैलकुलेशन करना होगा तो आप कैसे बताओगे? ये तो फॉर्मेट फिक्स है, बट यहाँ पे आपके पास 3 घर है। और हुआ कैसा है, जब 3 घर है और एक घर का आप खुद रहते हो, जो घर में आप खुद रहते हो उसका तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, फर्स्ट वाला केस, क्योंकि एसओपी है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो नहीं आ सकता, म्युनिसिपल टैक्स नहीं होगा, माइनस करने मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट आप माइनस करोगे, वो भी नेगेटिव जाएगा। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव गया मतलब आपका एक्सपेंसेस हुआ ये तो, क्योंकि खुद के घर में मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, मतलब ये तो मेरा एक्सपेंसेस है। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, हम लोग आपको कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 2 घर का जो इनकम आया है उसमें से एक्सपेंसेस हुआ, तो आपको नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हुआ। सो आपको यहाँ पे चेक करना है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 1 से 20,000 रुपीज का आपको 20,000 का आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 में क्या हुआ, 15,260 का इनकम आया आपको। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 से क्या हुआ, 7250 का इनकम आया। सो अभी यहाँ पे आपको नेट इनकम कैसे बताना है कि हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3, इसमें से क्या हुआ है, आपको इनकम आया है। सो इन दोनों का टोटल करके आपका जो फर्स्ट घर से जो एक्सपेंसेस हुआ है आपको वो माइनस करना है। सो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका आएगा 2,510 रुपीज। क्लियर हुआ ये सबको? Yes. ओके, तो आपको अगर आपके पास 2-3 घर है, तो एक घर में लॉस हो रहा है और दूसरे घर में प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट के सामने, क्योंकि फर्स्ट घर में मेरे को 20,000 का लॉस था, लॉस इन द सेंस एक्सपेंसेस है तो माइनस में ही आ रहा है, तो लॉस ही मानेंगे उसको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर हाउस प्रॉपर्टी 2 से इनकम हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी 3 से भी इनकम हो रहा है, दोनों को ऐड करो, 20,000 माइनस करो, तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 2510। क्लियर हो गया ना सबको? ये असाइनमेंट नंबर 1 है, आपको सॉल्व करना है अभी। इसका भी स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करो, बहुत इजी सम है। यहाँ पे जो हार्ड वाला था वो तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दिया कि किसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है, मॉर्गेज लिया है, वो सब, बट ये सब यहाँ पे नहीं है, इतना नॉर्मल सम है, आपको सिर्फ जीएवी कैलकुलेशन करने आना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी सम आपको सॉल्व करना है। लिया स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. ओके, ये हाउस 2 है, ये असाइनमेंट नंबर 2 है, इसका लो। लिया ये? Yes. ये जो असाइनमेंट नंबर 2 है ये तो नॉर्मल सम ही है, मतलब आपको जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करना है वही आपको लास्ट लाइन में बताया है, यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो आपको कैलकुलेट तो एनुअल वैल्यू ही करना है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम कितना आया, लेकिन यहाँ पे आपको 3 बार सम को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे आपको 3 अलग अलग केसेस बताए हैं, यही सम को लेकर आप पहले बताओ कि ये 1 महीना वेकेंट है, यही सम को लेकर आप दूसरी बार सॉल्व करोगे तो 5 मंथ का वैकेंट रहेगा, एंड तीसरी बार रहेगा तो 8 मंथ का, मतलब यही सम आपको जो असाइनमेंट नंबर 2 है यही सम आपको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग रहेगा। ये क्या, ये 6 केस है, कैसे पता चला? क्योंकि वेकेंट बोला है लास्ट लाइन, इट रिमेन वेकेंट ड्यूरिंग द ईयर पीरियड ऑफ 1 month, 5 month एंड 8 month।
तो आपको यहाँ पे 3 बार सॉल्व करना है। अज्यूम करो कि ये वेकेंट है पहले साल में 1 साल 1 मंथ, दूसरी बार जब आप कैलकुलेट करोगे तो वही आप समझो कि मेरे फाइनेंशियल ईयर में 5 मंथ का वेकेंट है और नेक्स्ट टाइम 8 मंथ का है। समझ में आया? ये वाला एक्सप्लेनेशन ये थोड़ा सा अलग था, इसके लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी तो सब सेम है। पहले असाइनमेंट नंबर 1 करो, फिर हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 का डिस्कस करेंगे अगर कोई डाउट रहता है तो। क्लियर हुआ?